हाँ साथियों, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, और संविधान में इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, नागरिकता। नागरिकता टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज का हमारा टॉपिक है, आज की जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, कितना जरूरी है जानना, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक एक प्रश्न को देखेंगे और व्याख्या सहित उसका वर्णन होगा। आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठ जाइए। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो हम प्रश्न जैसे ही पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर जैसे ही प्रश्न आएगा, आप तुरंत क्या करिए, उसका आंसर दीजिए। उसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे लास्ट में आप उसका मिलान कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है, कितने प्रश्नों को सही किया है। इससे आपकी जांच भी हो जाएगी। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो जैन धर्म है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वही सही होगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और सही होने का कारण यह है कि 30 जनवरी 2014 को ही इसी धर्म को अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा गया। अब वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने अल्पसंख्यक धर्म हो गए हैं? पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा बौद्ध, चौथा ईसाई, पांचवा पारसी और छठा जैन धर्म शामिल हो गया है। तो सब मिला के इस वक्त मतलब वर्तमान में भारत में कुल 6 धर्म ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कॉपी पेन जरूर साथियों लेकर बैठिएगा और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम आज मौलिक अधिकार के बारे में बता रहे हैं, तो मौलिक अधिकार का संपूर्ण प्रश्न जितने भी होंगे हम कंप्लीट करवा देंगे। 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी बने उसके अंदर में हम मौलिक अधिकार के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा देंगे। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यहीं से देखिए, यहीं से समझिए, पूरा विस्तार पूर्वक आपको बता देंगे और कंप्लीट संविधान को हम खत्म करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? देखिए अनुच्छेद 21A क्या कहता है? अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है उसका उल्लेख करता है। क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे जाना, मतलब देना, यही इस अनुच्छेद के अंतर्गत में है। अनुच्छेद 21A यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। लेकिन यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत कहा गया और यह 2 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हो गया। कब लागू हुआ? 2 अप्रैल 2010 से। तो साथियों यहाँ से देखिए कितने प्रश्न निकल के आए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 21A में यह कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है? यह है 86वां संविधान संशोधन। कब यह पारित हुआ? 2002 में। और कब लागू हुआ? 2 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ये सब प्रश्न बन के आते हैं। ये सब प्रश्न क्या है? ये सब प्रश्न बन के आते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब हुआ था तभी यह कह दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना उनका अधिकार है, उन्हें चाहिए ही चाहिए। और 2 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है कि 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। देखिए जो भारत का मूल अधिकार है, जो संविधान में मूल अधिकार दिया गया है, वह संपूर्ण मूल अधिकार सभी लोगों के लिए नहीं है। संपूर्ण मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। उसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों के लिए भी वर्णित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमें यही बताना है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो विदेशी और अपने देश के नागरिक दोनों के लिए है। तो यह है आपका ऑप्शन जो डी है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। मतलब यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो वह अपने धर्म की रक्षा और धर्म का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। आप यह नहीं कह सकते कि आप भारत में आ गए हो तो आपको हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख धर्म ही अपनाना है। नहीं, यदि वह किसी भी धर्म का है, वह आ गया तो अपने धर्म, अपने रीति रिवाज के हिसाब से यहां रह सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो उसी को हमें क्या करना है? पकड़ के बताना है। इसमें क्या है कि देखिए समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी अधिकार दिए गए हैं। तो एक अधिकार इसमें से ऐसा है कि जो
मूलभूत अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। वह कौन सा है? वह है निजता का अधिकार। अब निजता का अधिकार जो लिखा गया है, इसमें आपको समझना है कि यह निजता का अर्थ क्या होता है। निजता का अर्थ होता है गोपनीयता, यानी अपने जीवन के बारे में, जो गोपनीयता बनाना होता है, मतलब हमारी भी कोई एक प्राइवेसी है, ठीक, और उसको हम, उस प्राइवेसी को हम कायम करना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तो यह हमारा एक मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक, अपने जीवन के बारे में गोपनीयता बनाए रखना यह एक मूलभूत अधिकार नहीं है, क्योंकि सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया था अनुच्छेद 21 में कि जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जो है, उसी में निजता का अधिकार भी निहित है। ठीक, तो आप चाहें तो बताएं और चाहें तो ना बताएं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? देखिए, 5वां प्रश्न दिया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसमें का ऑप्शन जो सी है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। देखिए, अल्पसंख्यक के संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, एक 29 और एक 30। तो आपको जो 29 वाला अनुच्छेद 29 पूछा गया है, तो उसमें आपको बताना है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा क्या है कि अल्पसंख्यक इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति एवं पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। अल्पसंख्यक धर्म एवं भाषा के आधार पर घोषित किया जाता है। जो अल्पसंख्यक होते हैं वो क्या होते हैं? धर्म और उनकी भाषा के आधार पर ही उन्हें यह घोषित किया जाता है कि ये लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे, मतलब यह धर्म अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? प्रश्न दिया गया है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो यह है आपका जो ऑप्शन बी वाला है, यही सही होगा। ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? संविधान में अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यही आ जाता है कि जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता। तो साथियों, इस तरीके से हमारा अनुच्छेद 21 वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपके सामने जो दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, वह ऑप्शन है डी वाला जो ऑप्शन है, देश की रक्षा का अधिकार। यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, जो देश की रक्षा का अधिकार है, यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह हमारा क्या है? कर्तव्य है। 7वें प्रश्न का डी, यह हमारा एक कर्तव्य है, इसको हमें करना ही करना है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के। अब आपको यहाँ जो अनुच्छेद है उसी अनुच्छेद को पुटअप करना है, मतलब किस अनुच्छेद से लेकर और किस अनुच्छेद तक शामिल किए गए हैं मूलभूत अधिकारों में। आप मूलभूत अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, दोनों एक ही अर्थ होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो 12 से 35 है, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वही सही होगा। लिखा क्या है प्रश्न में कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के यानी 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से अब 8वें का बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपको यह बता दें कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में तो इनकी संख्या कुछ और है, लेकिन इससे पहले इनकी कुछ संख्या और थी। तो देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि कितने मौलिक, देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जब संविधान बना उस वक्त भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस वक्त हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ उसने इसमें से एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया। वह मौलिक अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर अब केवल मात्र और केवल 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार जो है यह विधिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है, उसको वहाँ से निकालकर विधिक अधिकार
अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक क्या है? शिक्षा का अधिकार क्या है? आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार। मूलभूत अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार है। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 21 का में साफ साफ दिया गया है, 2002 में संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन जो 2010 में लागू कर दिया गया था। वह क्या था? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यही तो हुआ ना। तो इस वजह से हमारा जो ये प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है। यह ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद जो 20 है, हमने आपको इससे पहले क्या बताया? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। मौलिक अधिकार का मतलब मूलभूत अधिकार। तो इस तरीके से 12 से जब 35 तक है तो क्या यह 20 वाला जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा? यह तो भी आएगा। लेकिन इस अधिकार में क्या है? अनुच्छेद 20 में 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। 19 से लेकर 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो इसका मतलब 20 में भी स्वतंत्रता का अधिकार निहित होगा। अनुच्छेद 20 में भी स्वतंत्रता का अधिकार निहित होगा। तो साथियों यह जो प्रश्न है, इसका ऑप्शन जो ए है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, यही सही होगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 निश्चित नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? देखिए एक बात समझने का प्रयास करिए। इसमें क्या हुआ? 31 में संपत्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, उसके जो मौलिक अधिकार का एक भाग था संपत्ति का अधिकार, और वर्तमान में इस वक्त क्या हो गया है? वह विधिक अधिकार हो गया है। यह अनुच्छेद 31 में कहा गया है। तो अब देखिए यह जो लिखा है वह किससे संबंधित है? वह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित क्या था? संपत्ति का अधिकार। अब वर्तमान में जो विधिक अधिकार। प्रश्न समझने का केवल प्रयास करिए, ऑप्शन आराम से लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। देखिए चलिए देखिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? देखिए अब आप समझने का प्रयास करिए। यदि हम आपको बताएं हैं कि 12 से 35 तक जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, सभी अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। और इसमें आपके सामने दिया है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया है? किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 27 में यही लिखा गया है कि यदि आप किसी भी धर्म जैसे पूजा हो गया या कोई भी आपका कार्यक्रम हो गया जो धर्म से संबंधित है, उसके लिए आप चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो यह आपका अनुच्छेद 27 आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपने धर्म के लिए जाकर कहीं से ऋण या आप अपने धर्म की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहीं से जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह भी तो एक स्वतंत्रता है धर्म के हिसाब से। तो यह स्वतंत्रता किसमें निहित है बताइए? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार में। 13 नंबर का जो प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब अगले पे चलते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। देखिए लिखा है उल्लेखित है, मतलब कौन सा? आप समझने का प्रयास करिए। 14 नंबर में लिखा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है। कितने? 5, 6, 7, 8। उल्लिखित मतलब क्या है कि वर्तमान में कितने हैं, मतलब कितने थे वाली बात अलग है, वर्तमान में कितने हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में साथियों 6 हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे पहले कितने थे? 7 थे। जो 7 में एक संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के क्या विधिक अधिकार कर दिया गया। अब बचे कितने? 6। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे
संबंधित है। देखिए, जब हमने बताया है कि 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, तब यह अनुच्छेद 19 हो या 20 हो या कोई भी अनुच्छेद हो, 12 से लेकर 35 तक सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आएंगे। तो आपके सामने यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 19 जो बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप उसको किस में रखेंगे? केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत? नहीं, हम उसको रखेंगे भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। चलिए देखिए, 15 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन डी सही होगा। अब आगे चलते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? देखिए, जैसे क्या है, अनुच्छेद 24 जो है ये कहता है कि आप बच्चों को, समझ रहे हैं, आप बच्चों को यानी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप कहाँ नहीं रख सकते हैं? किसी भी कारखाने में आप काम के तौर पे उनको नहीं रख सकते हैं। तो यह यदि 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा तो अनुच्छेद 24 भी आना ही आना है। तो अनुच्छेद 24 हमारा किसके अंतर्गत आएगा? भारतीय मौलिक नागरिक के मौलिक अधिकार यानी मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आएगा। उसमें अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि किसी भी कारखानों में बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, यानी बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका मूलभूत अधिकार क्या है? शिक्षा। उन्हें शिक्षा दी जाएगी, काम पे नहीं लगाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं 17 क्या करता है? 17 प्रश्न, जो 17 नंबर का प्रश्न है वह कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? मतलब क्या है कि आपका जो मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 32 का क्या योगदान है, आप इसको बताइए। और अनुच्छेद 32 जब 35 तक हमारा मूलभूत अधिकार ही है तो अनुच्छेद 32 भी क्या होगा? मूलभूत अधिकार के अंतर्गत भी ही आएगा। तो इसमें क्या है अनुच्छेद 32 में? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार, इस अधिकार का इसी अधिकार को इसका मतलब कि इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान का क्या कहा गया है? हृदय एवं आत्मा कहा गया है। इसके अंतर्गत हम 5 प्रकार की रीटें दायर करते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, 5 प्रकार की जो रीटें हैं। चलिए आप इतना इसको जरूर जान लीजिए कि अनुच्छेद 32 जो है इसको संविधान का क्या कहा गया है? हृदय एवं आत्मा कहा गया है। चलिए अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा यह जो ऑप्शन होगा यह ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? मतलब यदि भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है तो उसके पीछे सिद्धांत क्या है? देखिए, हमारा जो देश है वह लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली कहा जाता है। मतलब यदि लोकतंत्र देश है तो उसका जो शासन प्रणाली है वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। और इसमें क्या होता है? जनता की स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। और जब सुरक्षित रहती है तो मौलिक अधिकार के माध्यम से ही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। उसमें भी हमारा एक मूल अधिकार होना चाहिए। जब मूल अधिकार रहेगा तभी तो हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसी कारण से मौलिक अधिकार को, यानी जो हमारा मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, जो ऑप्शन ए है, मतलब कि यदि मौलिक अधिकार लोकतंत्र है तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, और सर्वोत्तम शासन प्रणाली है तो मूलभूत अधिकार का रहना लोकतंत्र में अति आवश्यक है। इसके वजह से आपका जो 18 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया है? देखिए, जो अनुच्छेद 14 है उसमें मात्र और मात्र केवल इतना ही पूछा गया है कि कानून की दृष्टि से समानता यह कहाँ से लिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। और यह हमारा जो मूल अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है। पूरा मूल अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है। लेकिन उसमें अनुच्छेद जो 14 है, विधि के समझ समता का अधिकार,
अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। यह कहाँ से लिया गया है? प्रश्न में आपके केवल यही पूछा गया है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कानून की दृष्टि में समानता। दूसरे शब्दों में कहें तो विधि के समक्ष समता का अधिकार ही वह कहा गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सी हुआ वह सही हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं 20 नंबर के प्रश्न में। और 20वां नंबर का जो प्रश्न है वह दिया है, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा से सादृश्य नहीं है? देखिए, अभी तक जहां भी हमने पढ़ा है मूल अधिकार में समानता, तो समानता किसमें होनी चाहिए? विधिक समानता होनी चाहिए, यानी कानून में, कानून की नज़र में कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब ना हो, वहां समानता होनी चाहिए। राजनीति में समानता होनी चाहिए, यह ना हो कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, वह विधायक नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता, देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वहाँ समानता होनी चाहिए। सामाजिक समानता होनी चाहिए। सामाजिक का मतलब क्या है कि किसी को ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए, किसी को भी अपने से बड़ा या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज में एकता का भाव रहना चाहिए, समानता का भाव रहना चाहिए। या हम मूल अधिकार में देखेंगे, लेकिन मूल अधिकार में यही चीज़ नहीं देखेंगे, आर्थिक समानता। या नहीं देखेंगे कि हमारे पास यदि 500 रुपये है तो हमारे भाई के पास भी 500 रुपया रहना चाहिए, हमारे पड़ोसी के पास भी 500 रुपया रहना चाहिए, यानी जो जज है उसके पास भी 500 और जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है उसके पास भी 500 रहना चाहिए। यह अधिकार हमारे मूल अधिकार में, यानी हमारे संविधान में वर्णन इसका नहीं किया गया है। इसलिए आर्थिक समानता जो है यह मूल अधिकार से, यह जो है समता के अधिकार से बाहर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला सही होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो इसमें क्या है? इसमें हम लगाएंगे विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। यह थोड़ा सा हट के प्रश्न आया हुआ है, चलिए इसको केवल इतना जान लेते हैं। 21 में इस प्रश्न में डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, देखिए समझने का प्रयास करिए, तो वह उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है? देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का जो मूल अधिकार, मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप लोग अपने स्वयं के मूल अधिकार को जरूर जान लें। आप संविधान उठाइए, संविधान में जाकर देखिए और पढ़िए। 12 से 35 तक में जो मूल अधिकार वर्णित है उसको तो जरूर जान लीजिए, क्योंकि तभी आप जानेंगे और तभी आप लड़ाई लड़ सकेंगे अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों की। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि आपके अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है तो आप उस अतिक्रमण को हटाने के लिए, मतलब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप उच्चतम न्यायालय में जो रिट प्रस्तावित करेंगे, यह प्रावधान किसमें है, यही पूछा है। तो देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न है उसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार जो दिया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार रखा गया है। और उसी के तहत हम क्या करेंगे? अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं यदि हमारा किसी भी प्रकार का शोषण हुआ हो, यानी मौलिक अधिकार का शोषण हुआ हो। तो इस तरीके से आपके 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर बी सही होता है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर के प्रश्न में क्या दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद जो 17 है इसी को अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 17 में, यानी छुआछूत उन्मूलन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 में संबंधित है, 17 से संबंधित है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा क्या गया है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? देखिए, यदि आपके मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। और आप 226 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं।
दो जगह आपके संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में वर्णन किया गया है। 32 में सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दायर करेंगे और 226 में हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। और वो रिटें जो होंगी 5 प्रकार की रिटें होंगी। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरी रिट है अधिकार परीक्षा, तीसरी रिट उत्प्रेषण, चौथी रिट प्रतिषेध और पांचवी रिट परमादेश। ये जो पांचों रिटें हैं एक अपनी अलग तरह से अलग प्रकार की पहचान बनाकर रखी हैं। ये एक प्रकार की टॉपिक हो जाता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो केवल मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये रिटें आप जरूर याद कर लीजिए कि जो 5 रिटें हैं वो कौन कौन सी हैं, इनका कार्य क्या होता है, कैसे इसमें क्या किया जाता है, इसके बारे में चर्चाएं बाद में होगी। तो साथियों देखिए, ये रहा आज के मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्न। अभी और प्रश्न बाकी हैं, 2 वीडियो में या 3 वीडियो में कम से कम कंप्लीट होगा आपका मूल अधिकार। तो आप जरूर वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। तो साथियों, यदि प्रश्न अच्छे हों और हमारे समझाने का तरीका अच्छा हो